गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 69। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 10वीं और डेट है 24 दिसंबर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है ये आपकी। नेशनलिज्म इन यूरोप ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा क्योंकि आपके 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। ऑलमोस्ट इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं ये क्वेश्चन कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो अच्छे से इनको पढ़ना है, समझना है और याद भी करना है। तो अभी जैसे मैं पहले कहती थी कि पहले समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और लिखने से, तो अभी क्या है, आपको लिखना भी आना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, प्लस आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि अब एग्ज़ाम के थोड़े ही दिन रह गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला कि एग्ज़ाम तो होंगे, फैब के बाद होंगे, लेकिन एग्जैक्ट डेट अभी नहीं आई है। तो आपको याद तो करना ही होगा। अभी भी अगर आप नहीं पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। What were the steps taken by the French revolutionaries to create a feeling of collective identity among the French people? तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हो सके तो पहले एक बार खुद पढ़ के देखना कि आपके माइंड में क्या आंसर्स आते हैं इसके। ठीक है। French revolutionary to create the feeling of a collective identity among French people did these things: emphasize idea like fatherland and citizens. Citizens कहाँ होंगे? एक कंट्री के ही होंगे। Choose a new French flag tricolor. ठीक है, एक फ्लैग, जैसे ही हम अपने इंडिया का झंडा देखते हैं तो एक कभी कभी थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखना, एक अलग काइंड की फीलिंग हमारे अंदर डेवलप होती है, हर किसी के अंदर डेवलप होती है वो तिरंगा जब लहराता है। तो सेम वैसे ही सिंबलाइज करके चीज़ों को इन्होंने यूज़ किया। और सिटीजनशिप, जैसे ही हम कहते हैं कि चलो, जब मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे हम एनसीसी में थे, तो एनसीसी में जब हम दूसरी स्टेट में जाते हैं, जैसे अगर हम बॉम्बे गए हुए हैं तो हम कहते थे कि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और लेकिन अगर हम देश से बाहर गए, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो क्या होता है, एक कोलेक्टिव आइडेंटिटी हर जगह हम अपनी बताते हैं। तो उससे एक जैसे फॉर एग्जांपल ये कहा जाए कि मैं भी दिल्ली से हूँ और आप भी दिल्ली से हैं, तो वो चीज़ एक मतलब हमें एक ये बताता है कि अच्छा आप भी वहाँ से हो, तो एक कनेक्शन फील होता है। तो सेम इन्होंने भी ऐसे ही किया। अबोलिश द इंटरनल import and export duties. Uniform measure of weights was implemented. French was made a common language of the nation. ठीक है, ये सब किया इन्होंने एक सामूहिक आइडेंटिटी बनाने के लिए। नेक्स्ट है नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स हैड रिवोल्यूशनाइज द होल एडमिनिस्ट्रेशन कमेंट। तो देखो, नेपोलियन ने पहले ही अपने खुद ही कहा था कि भाई जितने जो युद्ध मैंने जीते हैं ना, वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जो मैंने नेपोलियन कोड इंट्रोड्यूस किया वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो नेपोलियन इम्प्लीमेंटेड द सिविल कोड ऑफ 1804 टू रिवोल्यूशनाइज द होल एडमिनिस्ट्रेशन, अंडर विच, जिसके तहत जो अबोलिश कर दिया गया जो बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस थे। ठीक है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्टेड द राइट टू प्रॉपर्टी, अबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, लिबरेटेड फार्मर्स फ्रॉम लैंड स्लेवरी एंड फ्यूडल ड्यूटीज, इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो उन्होंने क्या किया था, जो इक्वलिटी थी, समानता का अधिकार ला दिया था। तो समानता तो सभी को अच्छी लगती है। फिर कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आप रख सकते हो। अबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, जो फ्यूडल सिस्टम था, जो एक तरह से किसानों को एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन का ही ये सिस्टम था, तो इसको हटा दिया गया। ठीक है। अब किसानों को भी जो दास्तावाद था उससे ख़त्म, इन्होंने मुक्ति दिलवाई। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन्होंने इम्प्रूव किया रूरल और अर्बन एरिया दोनों का। अब बात करते हैं डिस्कस द रोल प्लेड बाय द कल्चर इन क्रिएटिंग द। अब देखो कल्चर क्या है, अब होली दिवाली ये सब फेस्टिवल आते हैं तो हम कनेक्टेड फील करते हैं ना। जैसे क्रिसमस आता है, ओके छुट्टी होने वाली है, ऐसे तो हम सेम काइंड ऑफ चीज़ें करते हैं। तो कल्चर जो होता है हमारा, हमारी भाषा जो है वो हमें बांधती है। तो सेम वो कह रहा है कि कल्चर किस तरीके से यूरोपियन नेशन, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनका नेशन वाला कॉन्सेप्ट को बनाने में किस तरीके से हेल्पफुल था कल्चर। इन अ यूरोप नेशनलिज्म डिड नॉट डेवलप ओनली थ्रू द वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ऐसा नहीं था कि यूरोप में सिर्फ जो भी डेवलपमेंट हो रहा था वो सिर्फ वॉर की वजह से हो रहा था, बल्कि इसमें कल्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। ठीक है। क्योंकि नेशन का कंसेप्ट आर्ट है, जैसे पेंटिंग्स वगैरह देखते थे, लोगों को सपने दिखाए जाते थे उन पेंटिंग से। आर्ट, पोइट्री, स्टोरी टेलिंग एंड म्यूज़िक डेवलप नेशनलिस्टिक फीलिंग्स।
लैंग्वेज, लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नेशनलिस्टिक फीलिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का यूनिफिकेशन किस तरीके से हुआ? देखो मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन आज इस तरीके से दिए हुए हैं कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन 1848, कब? 1848 में पीपल एंथ्रिल्ड बाय द नेशनल सेंटिमेंट्स अटेम्प्टेड टू फॉर्म ए नेशन स्टेट। उनका मतलब वहाँ पे जो भावनाएं उत्पन्न होना स्टार्ट हो गई 1848 में, लेकिन ये जो एफर्ट थे इतने सक्सीड नहीं हो पाए। बट दिस एफर्ट्स कुड नॉट सक्सीड। आफ्टर दिस पर्शा स्टार्टेड द मूवमेंट फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन विच वॉज लेड बाय, किसके द्वारा लेड किया गया? बिस्मार्क के द्वारा। किसकी बात कर रहे हैं? जर्मनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ही एनलिस्टेड द पीपल, उसने क्या किया? द पीपल ऑफ पर्शा एंड आर्मी ब्यूरोक्रेसी ड्यूरिंग द 7 years। पर्शा वॉन 3 wars फ्रॉम ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ठीक है, 3 wars जीते। कौन कौन सी कंट्री से? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस से। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज कंप्लीटेड एंड इन जनवरी 1871 किंग विलियम ऑफ पर्शिया वॉज डिक्लेयर एम्परर ऑफ जर्मनी। ठीक है बच्चा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वट वर द मेन स्टेजेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वट वर द मेन प्रॉब्लम्स क्या थी? एक तो हमें बताना है क्या क्या, दो क्वेश्चन है इसमें। एक तो स्टेजेस बतानी है, ठीक है, यूनिफिकेशन की, किसकी? इटली की। और दूसरा क्या बताना है कि प्रॉब्लम क्या क्या आई मतलब यूनिफिकेशन होने में। द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इन द मिडल ऑफ द 19th century इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 provinces। 19th century के मिडल में क्या हुआ? 7 provinces में ये डिवाइडेड थी। तो इसको किस तरीके से यूनिफाई हुई? 1830 में मेजनी ने क्या किया? एक प्लान बनाया फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ, किसने बनाया प्लान? मेजनी ने। ठीक है, इटली का मेजनी ने एक प्लान बनाया। बट द रिवोल्यूशनरी जो रिवोल्ट था 1831 से 1848 तक वो फेल हो गया, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 1859 में पाइडोमेंट, ठीक है, एक डिप्लोमेटिक ट्रीटी साइन की, किसके साथ की? फ्रांस के साथ। और किसने ये किया? काउंट काउवर एंड डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन आर्मी। फिर उसके बाद 1860 में गिसिपी गरीबाल्डी, ठीक है, गरीबाल्डी ने इटली की आर्मी को, वॉलेंटरी को लेड किया। ठीक है, entered South Italy and the 2 Sicilian states, defeated the Spanish ruler with the support of local peasants and hand over the kingdom of southern Italy and Sicily to Victor Emmanuel II। दस द इंटीग्रेशन ऑफ इटली, इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ इटली पॉसिबल हो पाया। ये तो चलो हमने बताया कि इंटीग्रेशन में स्टेप किस तरीके से हुआ, कौन कौन सी मेन स्टेजेस थी। अब बात करेंगे हम प्रॉब्लम्स टू यूनिफिकेशन। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, ऑक्यूपेशन ऑफ फॉरेन पावर्स, पोप्स रूल, वियना कांग्रेशन, कंजर्वेटिव रूलर, ये सारी बाधाएं ही थी क्योंकि ऑलरेडी वो फ्रेगमेंटेड थी। जो पावर था वो फॉरेनर्स के अंडर में थी, जो पोप का रूल था लोगों को ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती थी, वियना कांग्रेस थी और कंजर्वेटिव रूलर्स थे। तो ये सारी बाधाएं थी हमारे इटली के यूनिफिकेशन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। डिस्कस। जो ब्रिटेन था ना, मतलब ऐसा नहीं था कि रिवोल्ट हुआ और हो गया स्थापित, ऐसा नहीं था। इसमें क्या था? एक लॉन्ग प्रोसेस थी ये, जिसमें मतलब काफ़ी टाइम लगा, तब एक ब्रिटेन क्या है नेशन बना। नेशन फॉर्मेशन इन अ ब्रिटेन वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी टर्मोइल और रिवोल्यूशन बट अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस। ब्रिटेन वाज नॉट ए नेशन बिफोर द 18th century। हेयर पीपल ऑफ डिफरेंट इथनिक ग्रुप लिव्ड ऑन अ डिफरेंट आइलैंड। अलग अलग इथनिक ग्रुप के अलग अलग लोग रहते थे, लेकिन काफ़ी कॉन्फ्रंटेशन और स्ट्रगल के बाद 1688 में जो एंग्लो पार्लियामेंट थी उसने कैप्चर कर ली थी मोनार्की की पावर, राजा से ले ली थी। देन यहाँ पे 1688 की बात हो रही है, फिर यहाँ पे 1707 में यूनाइटेड किंग ने ब्रिटेन बना। उसके बाद इंग्लैंड बिकेम द अथॉरिटी ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड भी इन्होंने अपने अंडर ले लिया। फिर आयरलैंड को भी इन्होंने फोर्सिबली अपने में मिला लिया। कब मिलाया? 1801 में। 1688 से अब ये 1801 तक, तो काफ़ी लंबी प्रोसेस हो गई। 10 ए न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज क्रिएटेड। समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विच फैक्टर्स, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे नेशनलिज्म इन यूरोप के। एक तो जो मिडिल क्लास थी वो राइज हो रही थी, ठीक है, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, यानी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, क्या आप, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कौन से होते हैं? आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। फ्रेंच रिवोल्यूशन का इफेक्ट हो रहा था, लिबरल आइडियोलॉजीज
क्या हो रही थी, इंट्रोड्यूस हो रही थी, और कल्चर और लैंग्वेज का भी रोल हो रहा था, और जो लोग थे वो रिबेल कर रहे थे, ठीक है, रिवोल्ट कर रहे थे इक्वालिटी के लिए, ठीक है, कि हमें अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो मुझे भी लगता है। जो बर्थ बेस्ड प्रिविलेज थे वो ख़त्म कर दिए गए थे, लॉ के सामने सभी इक्वल हैं, ये चीज़ इम्प्लीमेंट की गई थी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया गया था, फ्यूडल सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया गया था, लिबरेटेड फार्मर्स फ्रॉम लैंड स्लेवरी एंड फ्यूडल ड्यूटीज़, ठीक है, फार्मर्स और कौन को फ्यूडल ड्यूटी से मतलब फ्री कर दिया गया था। तो अबोलिशन ऑफ बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस, इक्वलाइजेशन बिफोर द लॉ, प्रोटेक्टेड द राइट टू प्रॉपर्टी, अबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, लिबरेटेड फार्मर्स फ्रॉम लैंड स्लेवरी एंड फ्यूडल ड्यूटी। The decade of 1830 had brought economic hardship in Europe. Support the statement with argument. ठीक है, The 1830s brought enormous hardship. बहुत सारी hardship आई 1830 में। इस टाइम में there was a tremendous increase in population. एक तो population बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, फिर उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अब जो बड़े जो ट्रेड थे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे बेचारे, वो जब एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, तो उनको उनके धंधे चौपट हो गए, तो उसने भी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया। द फार्मर हैड टू बियर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूटीज़, फार्मर्स को बेचारों को फ्यूडल ड्यूटी देनी पड़ती थी। प्राइसेस ऑफ फूड एंड ड्रिंक हैव गोन अप कंसिडरेबली, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे प्राइसेस, तो इसलिए ये क्या हुआ, काफ़ी हार्डशिप का पीरियड था ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ डिड द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इन यूरोप। एलिगोरी का मतलब है कि कोई चीज़ किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हो, जैसे मैं कहूँ कि लोयन, ठीक है, लोयन को मैं अगर कहूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पावर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड इसी तरीके से नेशंस को फीमेल फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाने लगा था, ठीक है, तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। एलिगोरी मीन्स टू इंडिकेट एन आइडिया और इमोशन बाय गिविंग इट द फॉर्म ऑफ अ पर्सन और समथिंग। जब हम किसी को आइडिया को इंडिकेट करने के लिए उसको पर्सन की फॉर्म दे देते हैं। अब जैसे देश है, देश कोई मतलब लेडी थोड़ा हो सकता है, लेकिन हमने उसको रिप्रेजेंट किया है देश को उस तरीके से। 19th सेंचुरी आर्टिस्ट मेड पेंटिंग्स, आइडल्स एंड प्रेजेंटेड दैम टू द नेशन एज इफ दे वर अ पर्सन, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जैसे कि वो पर्सन हो। दिस पिक्चर्स वर प्रेजेंटेड इन द फीमेल डिस्गाइज, फीमेल के भेष में इनको रिप्रेजेंट किया गया। दिस इमेजेस ऑफ अ वुमन बिकम द एलिगोरी ऑफ द नेशन। इन फ्रांस इट वाज नेम्ड मरियाना, फ्रांस में इसका नाम रखा गया मरियाना, जो फीमेल फिगर थी, और जर्मनी में जर्मेनिया, ठीक है, तो इस तरीके से इनके नाम रखे गए। तो बच्चा अब है आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में पहले आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर ये क्वेश्चन के आंसर करेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, जो पैराग्राफ है ये काफ़ी लंबा है, तो मैं पढ़ नहीं रही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जब पैराग्राफ में से ही क्वेश्चन पूछे हो ना, तो तब हमें अपने आंसर्स नहीं देने होते हैं, जो पैराग्राफ में डाटा होता है वही हमें आंसर देना होता है। लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट डी क्वेश्चन है, इसमें योर ओन वर्ड्स में कह दिया, तो यहाँ पे हमें थोड़ा फ्रीडम होता है कि हम अपने वर्ड्स में थोड़ा कुछ जोड़ सकते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आंसर देते हुए। तो चलिए अब करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन। वेट अ सेकेंड। हु वाज अर्नेस्ट रेनन? अर्नेस्ट रेनन वाज अ फ्रेंच फिलोसफर। What were the key feature of a nation according to Ernest Renan? According to Ernest Renan, a nation is the culmination of a long past of endeavors, sacrifices and devotion. Describe the role of a nation for the existence of liberty. The existence of a nation is a guarantee of the liberty. Define the nation in your own words. A nation is a population of a certain geographical area which is culmination of a long past of endeavors, sacrifices and devotion. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। एंड अभी देखो लाइव क्विज़ का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइव क्विज़ लेंगे आपका। सैटरडे को सोचा है मैंने, सैटरडे को आप लोगों से पूछा था आप सभी लोग रेडी हैं, तो सैटरडे को शाम को 8 बजे के अराउंड मैंने सोचा है। बाकी आप टाइम सजेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपके लिए बेस्ट है, सुटेबल है, हम थोड़ा टाइम को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये अनअकैडमी के ऐप पे होगा, क्योंकि अनअकैडमी के ऐप पे वहाँ पे ऑलरेडी उनका सब कुछ बना हुआ है, तो वहाँ पे मैं आपको थोड़ा करवाऊँगी, और फ्री रहेगा, कुछ ऐसा नहीं है कि पेमेंट करना पड़ेगा। सेम मैं ही रहूँगी, चैनल पर भी डल जाएगा बाद में, तो आपको लाइव क्विज़ में आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की, तो मैं इसलिए वो करवा रही हूँ आप लोग को, का एक तरीके से हमारा भी रिवीजन हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी, तो इसको करेंगे। और एक इनकी स्कॉलरशिप जो स्कीम है उसको मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो देखो बच्चा, मैं काफ़ी वीडियोज़ में पहले भी बता चुकी हूँ कि इनका एसेंड प्रोग्राम आ रहा है,
प्रोग्राम क्या स्कॉलरशिप स्कीम है। 6ठी से लेकर 12वीं तक का कोई भी बच्चा इस टेस्ट को दे सकता है। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। अगर आप पास हो जाते हो और अच्छे नंबरों से पास होते हो तो एक स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, अराउंड 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप होगी। उस स्कॉलरशिप में जो है आपको बहुत सारे कोर्सेज भी फ्री दिए जाएंगे। तो जो आप अगर जीतते हो तो 10 जनवरी को है, काफ़ी टाइम भी है और हम इतना टाइम से चीज़ें पढ़ भी रहे हैं, तो आप टेस्ट दे के देख सकते हो। तो आप टेस्ट को कैसे देंगे, तो आपको एनरोल करना पड़ेगा और एनरोलमेंट फ्री है, यानी कि रजिस्टर करना पड़ेगा, एनरोलमेंट का मतलब है। तो उसके लिए अगर आपके पास अनअकैडमी की आप अपने मोबाइल में ऐप डाली हुई है तो अच्छी बात है, नहीं डाली हुई है तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाल लेना। उसके बाद अपनी क्लास सेलेक्ट करना, जिस भी क्लास में हो, क्लास 10th में जाओगे। उसके बाद एसेंट प्रोग्राम को सिलेक्ट करना और उसके बाद मेरा कोड डालना पूर्णिमा 10, ठीक है। पूर्णिमा 10 कोड डालना ज़रूरी है। पूर्णिमा 10 कोड डालेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगा और आप फिर टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। 10 जनवरी का अपना रिमाइंडर लगा लेना कि भाई आपको टेस्ट देना है। दे के देख लो बच्चा क्या होता है। टेस्ट देने में फ्री वाली चीज़ है, कुछ दिक्कत तो है नहीं देने में। अपना आराम से आपका क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा, क्वेश्चन बने बनाए हैं। इतना टाइम से आपके टीचर से भी सही तरीके से टेस्ट हुए नहीं है, आप लोग यूटी में भी नकल मार के भेज देते हो टीचर्स को। तो एक बार देख लो कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करोगे। 10th क्लास है तो एक दो टेस्ट दे लो, जितने भी असेंड आते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी स्कॉलरशिप मिले ना मिले, कम से कम हमारे टेस्ट की प्रैक्टिस तो हो जाएगी कि ओके हाँ भाई इस तरीके का पेपर आने वाला है और हमें इस तरीके से करना है और हमें कितना याद हुआ है, ठीक है। तो टेस्ट तो दे ही लो, ओके। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी भी 60% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, 40% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आप देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को पहुंचाइए 1500 लाइक्स तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।